ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 27 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स के माध्यम से जो कुमार गौरव सर का करंट अफेयर होता है उस क्लास को कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन हमने सूचकांक से लिया हुआ है। अभी एक सूचकांक जारी किया गया, एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। हम क्या समझेंगे कि एशिया पावर इंडेक्स है क्या, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला। भारत को इसमें स्थान जो मिला वो तीसरा। पहले पे कौन है, यूएसए, और दूसरे पे चाइना। इसके पहले जो 2023 में रिपोर्ट आया था उसमें भारत का स्थान चौथा था। भारत ने 2024 में जापान को पिछाड़कर तीसरे स्थान पर आ गया। इसका मतलब जापान किस पे चला गया, चौथे पे। अगर बताएं कि अब किसके अनुसार हमको पता चला, तो किसके आधार पे पता चला, एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार। यह क्या है, अगर बात करें कि यह क्या है, तो यह पूरे विश्व में सभी देशों की, एशियाई देशों के सापेक्ष गुणवत्ता मापता है कि उनके अंदर मतलब किस चीज़ में कितने आगे हैं। तो इसका जो कारक है, कौन कौन से कारक है, एक तो आर्थिक कारक, जिसमें एक तो नापेगा कि जीडीपी, और इसके साथ साथ व्यापार, राष्ट्रीय आय, इन सबको देखता है। साथ में सैन्य खर्च, सैन्य पे कितना खर्च हो रहा है, सैन्य उपकरण कितने हैं, और सैनिक की संख्या है ये कितना ज़्यादा है। कहने का मतलब ये बहुत सारे कारक पर निर्भर करते हैं। वो कारक हमने आपको बता दिया। उसके साथ साथ राजनीतिक स्थिरता और डिप्लोमेसी, समझ के, ये इन तीन कारक पे डिपेंड करता है। लेकिन एक इंडेक्स और आता है, फायर पावर इंडेक्स। यह केवल सैन्य क्षमता के बारे में बताता है। फायर पावर इंडेक्स के अनुसार क्या पता चलता है, यह पूरे देशों में सैन्य क्षमता को बताता है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है, इसमें भारत का चौथा स्थान है। पहले पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे रसिया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में पुणे एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। देखो, जो नाम बदला जाता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप उसको ध्यान रखिएगा। तो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। कहाँ पर है, महाराष्ट्र। संत तुकाराम का संबंध किससे है, भक्ति आंदोलन से। इनकी एक शैली, अभंग कविता शैली बहुत प्रसिद्ध है। कुछ दिन पहले मैंने कराया था, अंडमान निकोबार की जो पूर्व राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, इसकी नाम बदलकर क्या रख दिया गया, श्री विजयापुरम। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। कांडला बंदरगाह, चंडीगढ़ तो आपको पता है चंडीगढ़ में है। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। औरंगाबाद, देखो औरंगाबाद और पुणे दोनों महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद का भी नाम बदलकर क्या रख दिया गया, संभाजी नगर। समझ के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा कौन सा पुरस्कार और किसे दिया गया। देखो, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जिस तरीके से अपने भारत में उच्च सदन है राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा होता है, ऐसे यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन होता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब राज्यसभा। तो इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या है, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। अब बात करें कि यह पुरस्कार दिया किसे जाता है, तो यह पुरस्कार विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को, नवाचार करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये तो ब्रिटेन का पुरस्कार है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में इन्हें जिनको दिया गया वो भारतीय है। किन्हें दिया गया, विनोद बच्चन को। विनोद बच्चन को आपने जानते होगी, एक कुछ जो मूवी जैसे तनु वेड्स मनु, शादी में जरूर आना, ये बहुत प्रसिद्ध जो मूवी है, इन्हीं के निर्देशक हैं। समझ के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिवस से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा दिवस मनाया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया, और ये अंत्योदय क्या है। देखो, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन था। पंडित दीनदयाल कौन थे, क्योंकि आपको मालूम होगा जो आरएसएस की शुरुआत करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना इन्होंने द्वारा किया गया था। अब बात करें कि यह अंत्योदय क्या है। अंत्योदय समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। समाज के अंतिम व्यक्ति का मतलब समझ रहे हो, जो समाज में सबसे गरीब हैं। तो इन्हीं गरीबी को खत्म करने के लिए, उनकी कार्यों को समझने के लिए, उनको समाज में विशेष स्थान देने के लिए
यह दिवस मनाया जाता है और इन्हीं के लिए एक योजना की शुरुआत किया गया था 1997 में, अंत्योदय अन्न योजना, जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो कि आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब आपको अन्न वितरण किया जाएगा। देखो अन्न अलग अलग प्रकार से वितरण किया जाता है, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग, गरीबी रेखा के नीचे वाले अलग, और गरीबी रेखा में जो सबसे नीचे हैं अंत्योदय वालों के लिए अलग। इनके लिए 35 किलो राशन जो कि फ्री में दिया जाता है, और अन्य को जो दिया जाता है 35 किलो राशन, उनको 2 रुपये किलो गेहूँ या कहीं पे 3 रुपये किलो चावल, इसके आधार पर दिया जाता है। आपने देखा भी होगा। अगर बात करें कि इनकी संख्या पूरे भारत में कितनी है, इनकी संख्या पूरे भारत में 20.3% है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दलीप ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है? यहाँ पे क्या क्या समझेंगे कि विजेता कौन है, उप विजेता कौन है, साथ ही में दलीप ट्रॉफी क्या है। दलीप ट्रॉफी के विजेता कौन है? इंडिया ए। जिसके कप्तान कौन है? जिसके कप्तान मयंक अग्रवाल हैं। इस बार का जो एक क्रम हुआ जो ट्रॉफी का 61 नंबर का था। उप विजेता कौन टीम है? इंडिया सी। दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। तो क्या क्रिकेट से और भी संबंधित कोई ट्रॉफी है? जी हाँ। कौन कौन ट्रॉफी? सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये दोनों ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने राजनीतिक से लिया हुआ है। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? मैंने एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले कराया हुआ था कि श्रीलंका पे अभी चुनाव हुआ था, नए वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने थे? अनुराग कुमार दिसानायके। तो अब प्रधानमंत्री भी बने, तो कौन प्रधानमंत्री बने? हरिनी अमरसूरिया। और ये हरिनी अमरसूरिया महिला है। ऐसा महिला प्रधानमंत्री बनने वाली वहाँ पे तीसरी महिला है। आपने सुना होगा एस भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और ये हमने इसलिए सुन रखा है क्योंकि ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कब बनी थी? 1960 में। समझ के। अभी हाल ही में अपने पड़ोसी देश हैं ये लोग। अगर वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की पूर्व जो प्रधानमंत्री शेख हसीना महिला थी, इन्होंने अभी हाल ही में देश छोड़कर भाग गई। तो यहाँ पे जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसके प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भविष्य के लिए समझौता किसके द्वारा किया गया, और ये भविष्य के लिए समझौता है क्या? तो जो भविष्य के लिए समझौता, इसका मतलब आने वाला जो भविष्य है उसके लिए समझौता करना, किस संस्था के द्वारा किया गया? यूएनए के द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल 193 देश है। यह क्या है? तो देखो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, भविष्य के लिए समझौता। तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको सुरक्षित और टिकाऊ दुनिया दे सके, इसके लिए समझौता किया गया। समझ के। अब अगर बात करें यूएनओ का, ये कहाँ पे समझौता किया गया? तो अभी जो 79 क्रम का सत्र चल रहा है यहाँ पे किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है फिलेमान यंग, जो कि कैमरून देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने तकनीक से लिया हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय सेना ने हिम ड्रोन एथॉन 2 का परीक्षण कहाँ पे किया? क्या नाम है? हिम ड्रोन। देखो हिम का मतलब बर्फ होता है, तो बर्फ से संबंधित इसका मतलब उत्तरी क्षेत्र में ही होगा जहाँ पे बर्फ है, हिमालयी क्षेत्र में। जी हाँ। तो हिम ड्रोन एथॉन 2 का जो परीक्षण किया गया यह लेह लद्दाख में किया गया। अगर बात करें कि है क्या, तो यह ऊंचाई वाले क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को विकसित करने और विकास करने के लिए इस तकनीक की शुरुआत किया गया। तो लद्दाख को ही क्यों लिया? तो लद्दाख को लेने का कारण ये है क्योंकि लद्दाख उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। अब अगर बात करें इस ड्रोन का क्या महत्व है? इस ड्रोन का सबसे बड़ा महत्व है कि यह उच्च ऊंचाई वाला, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। उसके साथ साथ सैन्य निगरानी किया जा सकता है, साथ साथ लॉजिस्टिक व्यवस्था हो जाएगा। उसके साथ साथ जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, इस ड्रोन के माध्यम से खोज के साथ साथ बचाव भी किया जा सकता है। अभी लद्दाख में आपने कुछ दिन पहले एक योजना और शुरुआत किया गया था, हिमटेक 2024। यह क्या था? तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नवाचार को विकसित करने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। और लद्दाख के कुछ नए जिले, लद्दाख में पहले 2 ही जिले थे लेकिन 5 नए जिले बने। वर्तमान में संपूर्ण कितने जिले हो गए? 7 जिला हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एनओसी प्रमाण पत्र किस एयरलाइन को दिया गया? यहाँ पे हम समझें किसे दिया गया और एनओसी प्रमाण पत्र है क्या? किस एयरलाइन को दिया गया? संघ एयरलाइन, जो कि यूपी की पहली एयरलाइन है। इसको याद रखिएगा उत्तर प्रदेश बीसीएस में।
कौन सी एयरलाइन है? संघ एयरलाइन, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी है, जिसके अध्यक्ष श्रवण कुमार है। आप समझते देखो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय यह केंद्र सरकार का है। तो इसको कौन सा प्रमाण पत्र दिया गया? एनओसी। एनओसी प्रमाण पत्र क्या है? एनओसी के प्रमाण पत्र का मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र। देखो, जब कोई विशेष गतिविधि किसी के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए प्रमाण पत्र लिया जाता है कि कोई बाद में हमारे हस्तक्षेप ना करे, तो इसीलिए एनओसी प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर बात करें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में, इसके मंत्री राम मोहन नायडू, और ये भारत सरकार के सबसे युवा मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ पे प्रारंभ किया गया? कौन सी सुविधा? ब्लास्ट फर्नेस। अभी ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, इनको भी देखेंगे समझ के। तो कहाँ पे इसका स्थापना किया गया? कलिंगनगर, उड़ीसा में। किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? टाटा स्टील कंपनी। अब देखो समझना, किस कंपनी द्वारा? टाटा स्टील। यहाँ पे इसका मतलब स्टील की बात हो रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ब्लास्ट फर्नेस। फर्नेस मतलब भट्टी होता है। तो इसका उद्देश्य जो है, क्योंकि जो स्टील होता है, जो एल्युमिनियम होता है, जो कॉपर होता है ना, इसके लिए अधिक तापमान चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक दहन स्टोव मतलब तापमान अधिक सहन कर सके, 400 डिग्री से लेके 500, 600, 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। तो इसके लिए दहन स्टोव स्थापित करना। उसके साथ साथ जब इसको कोई पार्ट बनाया जाएगा तो उसको ठंडा भी तो किया जाएगा, क्योंकि गर्म तो यूज नहीं किया जा सकता, तो उसको शीतलन प्रणाली भी बहुत अच्छा किया जाए। उसके साथ साथ इसमें जब हाई टेम्परेचर के लिए मशीनें बहुत हैवी होती हैं, उसके लिए बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उसके साथ साथ इसको ठंडा करने के लिए पानी की उपयोग होता है। तो बिजली और पानी की बचत के लिए भी इसकी सुविधा की स्थापना किया गया। समझ के? ओके दोस्तों, आपको इसी तरीके से नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, हमारी फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।